मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोगों ने पाठ 1 दो बैलों की गाथा प्रेमचंद का लिखी हुई कहानी है, इस कहानी को पूर्ण कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम इसके प्रश्न अभ्यास पूर्ण करेंगे। तो पीछे पेज नंबर 19 निकालेंगे। पेज नंबर 19 पर कुछ प्रश्न हैं और पेज नंबर 20 पर कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो मैंने पाठ पढ़ाते समय आपको बताए थे, वो बहुत ज़रूरी है। उन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा, उनको भी याद करिएगा। और साथ ही ये वाले प्रश्न जो हैं, पीछे प्रश्न अभ्यास में 10 प्रश्न हैं, उन्हें भी आपको याद करना है और लिखना है। और रचना और अभिव्यक्ति में भी 2 प्रश्न हैं, 11 और 12, इनको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से 12 प्रश्न ये हैं और करीब करीब 4 प्रश्न मैंने आपको पाठ के अंदर से बताया है। तो इस तरह से 16 प्रश्न इस पाठ में हो जाते हैं। तो उन 16 प्रश्नों को आप याद करेंगे और समझेंगे और वही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। और संभवतः जो प्रश्न पाठ के अंदर से पूछे गए हैं वे प्रश्न परीक्षा में ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? है ना। कांजी हाउस मतलब जहाँ पर एक बाड़ा ही होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पर उन पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? ठीक है, अब हाजिरी लेने के लिए वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो उनकी देखभाल करेगा, उन पशुओं की देखभाल करेगा और उनके लिए चारे की व्यवस्था करेगा, भूस की व्यवस्था करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, सब कुछ की व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होती है। तो वो रोज़ उनकी हाजिरी इसलिए भी लेता है कि ये पता करने के लिए कि मेरे पास में कितने पशु हैं और उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं मुझे जुटानी है। पहला कारण तो ये है। दूसरा ये है कि आवारा पशु है, कहीं भाग न जाए, है ना। तो कहीं भी भाग न जाए, इस बात की जानकारी रखने के लिए भी उसको उनकी हाजिरी लेनी होती थी। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, एक तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के और दूसरा कारण उनकी सुरक्षा को लेकर के, है ना। यहाँ पर 2 कारण थे कि एक उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था के लिए, दूसरा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी हाजिरी ली जाती है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? है ना, जो बैलों की छोटी लड़की थी, है ना, वो बैलों के साथ बहुत ही स्नेह से रहती थी। तो ऐसा क्या कारण था? तो दोनों की स्थितियां समान थी। ठीक है, स्थितियां समान होने से मतलब ये है कि जो लड़की थी उसकी सौतेली माँ उसको बेवजह परेशान करती थी, उसको सताती थी, उसको मारती थी। ठीक है, तो उससे वो पीड़ित थी। बैलों की भी यही स्थिति थी कि गया उनको बेवजह मारता था, बात बात पर मारता था, परेशान करता था, काम ज़्यादा करवाता था, खाना कम देता था। तो दोनों ही की स्थिति एक जैसी थी। तो इसलिए बच्ची उनके दर्द को बहुत आसानी से समझ पाई थी, है ना। जो बैलों की तकलीफ थी उस तकलीफ को बहुत अच्छे से वो समझ गई थी कि भाई जो समस्या मेरे साथ है वही इन बैलों के साथ भी है, इसलिए उसके मन में प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति विषयक मूल्य जिनसे मॉरल एजुकेशन निकलता हो, नैतिक शिक्षा मिलती हो, तो ऐसे कौन कौन से विषय थे जिनसे नैतिक शिक्षा मिल रही हो बैलों के माध्यम से? ठीक है, और एक चलिए पहले इसका उत्तर देखते हैं कि पहले तो इसका उत्तर यह है कि पहला, इसमें कम से कम 5-6 ऐसे विषय हैं जो निकल कर आते हैं। एक तो कि अत्यधिक सरलता और सहनशीलता के भाव दोष कहलाते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा सहनशील हैं और बहुत ज़्यादा सरल हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको दबा देगा। ठीक है, दबा देने का मतलब आपको हुक्म चला देगा। ठीक है, जैसे कि गधा होता है ना, गधा बहुत ही सहनशील और बहुत ही सीधा है, तो उसको कोई भी आकर के मार देता है, उससे कोई भी काम करवा लेता है और अत्यधिक काम करवा लेता है। तो ये अत्यधिक सहनशीलता और सरलता भी नुकसानदायक है, पहला मूल्य। दूसरा है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता, जैसे हीरा और मोती ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किए, है ना। तो आज़ादी की बात यहाँ पर आती। तीसरा है कि अन्याय व अत्याचार के सामने झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब बैलों पर अन्याय भी हुआ, अत्याचार भी हुआ, लेकिन वे झुके नहीं, उन्होंने उसका विरोध किया।
और वहाँ से भी भाग निकले। दूसरा था कि और फिर है कि पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, अब हमारे घर में पालतू पशु भी होते हैं, छोटे छोटे बछड़े भी होते हैं, गाय भी होती है, भैंसे भी होते हैं, बैल भी होते हैं, कोई कोई घोड़ा भी पालता है, कोई बकरियाँ भी पालता है। तो चाहे आप पशु पाले या नहीं पाले यह मायने नहीं रखता, लेकिन जो भी पशु है उनके प्रति आपको आदर का भाव रखना चाहिए, एक दया का भाव रखना चाहिए। बेवजह पशुओं को भी मारना नहीं चाहिए, है ना। तो ये दया का भाव, उनके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह भी एक पाठ में आया है। भ्रातृत्व की भावना रखनी चाहिए, मतलब भाईचारे की भावना आपस में रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि हीरा और मोती के माध्यम से हमने देखा था कि हीरा और मोती में बहुत भाईचारा था। वो एक दूसरे के बिना खाते नहीं थे। उनके मन में यह रहता था कि गाड़ी में चलते समय ज़्यादा वजन मेरे ऊपर आए, इस तरह की उनके अंदर भावनाएं थी। लेकिन आज की स्थिति में हम देखें तो ज़मीन के लिए, थोड़े से पैसों के लिए भाई भाई को काट दे रहा, घर घर में दीवार खड़ी कर दी है। तो इस तरह ये भाईचारा नहीं होता है। ठीक है, कि आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं और मोहल्ले में जाकर के लोगों के साथ बहुत प्रेम भाव कर रहे हैं, ये भाईचारा नहीं होता है ना। कि मोहल्ले के लोगों के साथ तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद के भाई के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो इसको भाईचारे की श्रेणी में नहीं रखा जाता। निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी हीरा ने, है ना। जब मोती उस दरियल को मार रहा था तब उसने कहा था कि भाई हमें निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। उसके और सांड को भी जब मारा था तब भी कहा था उसने कि जब उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो असहाय है ना, वो लाचार है, तो लाचार की स्थिति में हमको वार नहीं करना चाहिए। अगला था कि औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना। ये बात हीरा नहीं कही थी कि हमें औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यह नैतिक मूल्य है, नैतिक गुण है जो इस पाठ में हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही एक प्रश्न और मैंने बताया था कि हीरा की विशेषताएं क्या थी, या हीरा के नैतिक मूल्य क्या थे, है ना, या हीरा के गुण क्या थे, हीरा के मूल्य क्या थे। तो 4-5 पॉइंट मैंने क्लास में बताए थे। तो ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, अब जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो शुरुआत में ही प्रेमचंद जी ने गधे के बारे में बातें की थी। ठीक है, गधे को उन्होंने मूर्ख नहीं कहा था, गधे को उन्होंने कहा था अत्यंत सरल, अत्यंत सीधापन। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ख के स्थान पर उन्होंने सरल और सीधापन शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके सद्गुणों के आधार पर गधों को ऋषि मुनि की श्रेणी में रखा है ना, कि गधा बहुत ही सीधा और सरल होता है, तो उसको ऋषि मुनियों की श्रेणी में उन्होंने रखा था। ठीक है, अतः ऋषि मुनियों के गुणों के धारण करने वाला प्राणी मूर्ख नहीं है, बल्कि अतिशय सद्गुणों से युक्त है, जिसकी कद्र नहीं होती है। जो व्यक्ति बहुत सीधा सरल होता है उसकी कद्र नहीं करते हैं समाज में। अगला देखते हैं, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनसे हमको पता चलता है कि उनके बीच में बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। तो ऐसे कारण थे, हमने पाठ में पढ़ा भी था कि दोनों के पास जो था समर्पण का भाव था, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। अब समर्पित कैसे थे कि जब वो हल में जुटते थे या गाड़ी में जुटते थे तो उनका उद्देश्य रहता था कि ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पर आए, है ना, मेरे ऊपर आए। पहला भाव तो यह था कि मित्र पर पड़े डंडे की प्रतिक्रिया, है ना। कि दूसरा ये था कि जब उसके मोती जो था, हीरा को जब डंडे पड़े तो मोती के मन में उग्रता का भाव आ गया, वो सहन नहीं कर सका और उसने फिर विद्रोह कर दिया। तो इस तरह के भाव थे। फिर तीसरा था कि दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे और आदर का भाव रखते थे, कि एक यदि भोजन नहीं करता था तो दूसरा भी नहीं करता था। ठीक है, तो ये कुछ मूल्य थे जिनसे हमें पता चलता है कि उनके बीच में कितनी अच्छी मित्रता है। ठीक है, 6वां प्रश्न देखते हैं, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर प्रेमचंद का दृष्टिकोण बताना है, आपका दृष्टिकोण नहीं बताना है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, यह बातें नहीं बताना है आपको। इस प्रश्न में बताना है कि प्रेमचंद क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो उस चीज़ को बताना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है कि माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को बताना है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि हीरा के इस कथन से
पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि उस समय आज की स्थिति में तो महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, महिलाओं को कम महत्व दिया जाता था। तो पुरुष प्रधान समाज था उस समय में, और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और पुरुष वर्ग शारीरिक यातनाएं देने से भी पीछे नहीं हटते थे, है ना। अब उस समय महिलाओं को शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको बात बात पर गाली दी जाती थी, और इन चीज़ों के लिए पुरुष कभी पीछे नहीं हटता था। छोटी छोटी सी बात पर उनको डांटता था और मारता था। ये उस समय की स्थिति थी और यहाँ पर प्रस्तुत होती है, ठीक है। अतः सभ्य गुणों के प्रतीक हीरा मोती के माध्यम से लेखक ने पुरुष प्रधान समाज को संस्मरण कराया है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, एक समय समाज एवं नैतिक मानवीय मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए, है ना। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया है कि हमको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और स्त्रियों के प्रति जो नैतिक मूल्य है वो समाज में स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया है, ठीक है। अब किसान और बैल या पशु एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना जानवरों के किसान सुना सुना सा लगता है, और बिना ऐसे खेती बाड़ी के अगर बिना जानवरों के यदि खेती बाड़ी करो तो ऐसा सुना सा लगता है, और यदि जानवरों का कोई मालिक नहीं हो, किसान के पास नहीं हो, तो वो आवारा घूमते से रहते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। और ये कहानी में भी बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी में भैरव की लड़की का व्यवहार सादगीपूर्ण एवं संवेदनशील है। इसमें किसानों की संवेदनशीलता का पता चलता है, और इधर झूरी भी बैलों के सुंदर सुंदर नाम देता था। अभी हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई पशु भी है तो हम उसका नामकरण कर देते हैं कि भाई ये है, ये गोलू है, ये मोलू है, हीरा है, ये मोती है, ये गब्बर है, ऐसा कुत्ते का नाम भी रख देते हैं ना, गब्बर अब्बर शेरू वेरू रख देते हैं। तो ये चीज़ बताते हैं कि भाई किस तरह से हम पशुओं का नामकरण कर देते हैं, उनमें आत्मीयता बताने के लिए, उनका भाव बताने के लिए, ठीक है। तो यही कहानी में भी आया है। और बताते हैं कि बैल अपनी स्वामी भक्ति का परिचय भी देते हुए गया के, है ना, जो गया है, बैल अपनी स्वामी भक्ति बताने के लिए गया के प्रति असंवेदनशीलता का भाव भी रखते हैं। यदि गया उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता तो हो सकता था कि वो गया का घर छोड़ करके नहीं आते, लेकिन उन्होंने गया का घर छोड़ा क्योंकि गया ने उनके प्रति असंवेदनशीलता का भाव रखा था। तो इस तरह से यदि आप पशुओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं तो पशु भी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सबको आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मोती के विचार प्रस्तुत करना है। मोती जो एक बैल था, उग्र बैल था, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन उसकी विशेषताएं यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसमें ये बताएंगे कि मोती अन्याय व अत्याचार का विरोध करता था। तो मोती जो था वो सहनशील पशु नहीं था। जब भी उस पर अन्याय होता था, जब भी उस पर अत्याचार होता था या कोई उसको मारता था तो वो उसका विरोध करता था। जैसे सांड आया था, सांड का विरोध किया, और उसके बाद में गया आया था, गया उसने मारा। दड़ियल व्यक्ति आया था तो दड़ियल का उसने विरोध किया, है ना। और उसके बाद में जो कांजी हो उसमें था, कांजी उसमें दीवार भी उसने तोड़वाई। तो वो पूरे अत्याचारों का विरोध करने वाला व्यक्तित्व था, ठीक है। पशुओं पर दया करके हीरा द्वारा दीवार तोड़ने के काम में साथ देता था। इस संदर्भ में कहता है कि मुझे ऐसा बंधन स्वीकार है ना। वो कहता है कि भाई मुझे इस तरह के बंधन स्वीकार नहीं है जो बेवजह कैद करके रखा जाए। उसके इस तरह के विचार थे, वो उग्रवादी था थोड़ा सा। और कहता है कि कम से कम मेरे बेचने से 9-10 जानवर की जान तो बच गई, अब वे आशीर्वाद देंगे। वो कहता है कि मेरे बंधने से यदि मैं यहाँ पर बंध जाता हूँ और बाकी मैंने दीवार तोड़कर बाकी लोगों को यहाँ से निकाल दिया है, तो वो कहता है कि कम से कम बाकी लोग तो निकल ही गए, तो कम से कम वो दुआ देंगे। तो यहाँ पर उसका सहनशीलता का भाव भी आता है ना, उसका दयालुता का भाव आता है
है, सहनशीलता के साथ में दयालु, वो कितना दयावान भी है। उग्र तो है ही, लेकिन वो थोड़ा सा दया भी दिखाता है कि भाई चलो कम से कम बाकी लोग तो हमारे कारण निकल गए, है ना। उसकी उद्धरता या उग्रता एवं बलिदान की विशेषता का पता चलता है कि वो अपने खुद को कैद रख करके दूसरे जानवरों को यहाँ से निकाल देता है ना, बाकी लोगों को मुक्त कर देता है। तो इस तरह के भाव उसके सामने आते हैं। चलिए 9वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है ना। अब पशुओं में से कोई तो दिव्य शक्ति होगी भाई, जिससे मनुष्य ये दावा करता है कि हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है ना। तो जैसे आप हैं या मैं हैं, हम लोग इशारों में बात करेंगे तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास जुबान है, हम चाहे तो शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पशुओं के पास ये शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ रंभा सकते हैं, ठीक है। तो पशुओं के पास रंभाने की शक्ति है, जिस तरह से हम शब्द बोलते हैं, ये शब्द शक्ति उनके पास नहीं है, वो इस तरह से बोल नहीं सकते। तो वो सिर्फ आंखों ही आंखों में बात करते हैं, वो इशारों में बात करते हैं, वो मूक भाषा में बात करते हैं, सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, और यह शक्ति मनुष्यों के पास बहुत ही कम होती है, पशुओं की अपेक्षा तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसलिए भी ऐसा कहा गया है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। वो कहता है कि भाई उस एक रोटी से शायद उनकी भूख तो नहीं मिट सकती थी, लेकिन उनकी आत्मा शांत हो गई। वो कहते हैं हीरा और मोती गया की निष्ठुरता और अपमानपूर्वक व्यवहार से शुद्ध थे, इसलिए गया द्वारा दिया जाने वाला सूखा भूसा उन्हें स्वीकार नहीं था। जब दोनों बैल भूखे थे तो उसी समय उसके घर में रहने वाली छोटी लड़की 2 रोटियां दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटी, पर स्नेह रूपी भूख का भोजन मिल गया, उनका मन संतुष्ट हो गया। अब रोटियां 2 ही थी और 2 रोटियों से कोई पेट नहीं भरता, लेकिन उनको बहुत सुकून मिला कि उनकी कदर करने वाला कोई यहाँ पर है, उनकी चिंता करने वाला कोई है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इस घर में मानवता को जिंदा रखने वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर बैल जो है वो मानवता का प्रतीक है, ठीक है। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे तो बैलों को मानवता का प्रतीक मान करके प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि समाज में हर जगह मानवीयता का व्यवहार दर्शाया गया है। झूरी को छोड़ करके झूरी की पत्नी भी बैलों का विरोध करती थी। तो झूरी की पत्नी है, गया की पत्नी है, खुद गया है, कांजी उसका दड़ियल है, सांड है ना, और ये कितने और उसके बाद में कांजी उसका व्यक्ति था और वो दड़ियल था। कितने तमाम सारे जो पात्र आते हैं वो अमानवीयता का जो व्यवहार है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच में बैल जो है वो मानवता के प्रतीक के रूप में है, और उसके साथ ही में है झूरी और एक छोटी सी लड़की, ठीक है। तो इस तरह से जब वो रोटी देती तो उनको स्नेह का भाव जागृत हो जाता है और उनकी जो भूख है वो शांत हो जाता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है उसे आप स्वयं करेंगे। 11वां और 12वां रचना और अभिव्यक्ति है, इसमें आपको स्वयं के विचार प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यह आप स्वयं करेंगे, ठीक है। अब ये 9 जो प्रश्न हैं ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इनको बार बार याद कीजिएगा। 9 प्रश्न ये हैं और करीब 4 प्रश्न मैंने आपको पाठ के अंदर से बताए थे, लिखवा भी दिए थे बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट लेने का बोला था। तो आप ये अंदर पाठ के अंदर वाले जो प्रश्न हैं वो भी लिख लेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में आएगा, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जब भी आपको कॉपी जांच करने के लिए बुलाएंगे तो कॉपी भेजना है, ठीक है। थैंक यू।